जय हिंद। प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी स्टोन एज के दो फेजेस के बारे में। एक तो हमने पढ़ा था पैलेलिथिक एज के बारे में और दूसरा हमने बात की थी मीजोलिथिक एज के बारे में। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे स्टोन एज के थर्ड फेज के बारे में। पढ़ेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक एज की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी न्यूलिथिक एज के दौरान कई सारे रीजनल कल्चर्स भी डेवलप हुए। कौन कौन से रीजनल कल्चर्स डेवलप हुए और किस तरीके से ये रीजनल कल्चर्स डेवलप हुए उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। अगर बेहद बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर रिवीजन करें तो इससे पिछले सेशन में सबसे पहले हमने बात की थी पैलेलिथिक एज के बारे में। और पैलेलिथिक एज इज द ओल्डेस्ट पीरियड। स्टोन एज का जो अर्लीस्ट पीरियड है उसी को बुलाया जाता है पैलेलिथिक एज। और इस पैलेलिथिक एज के दौरान नोमैडिक हंटर्स देखने को मिलते थे, गैदरर्स देखने को मिलते थे। इस पैलेलिथिक एज के दौरान सेटलमेंट नाम की चीज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती थी। लोग ओपन एयर में, ओपन ग्राउंड्स में रहते थे। इस पैलेलिथिक एज के दौरान जो स्टोन टूल्स देखने को मिलते थे वो बहुत ही ज्यादा लार्ज हुआ करते थे, वो बहुत ही ज्यादा ब्लंट हुआ करते थे। अगर बेहद सिंपल तौर पे कहें तो शुरुआत हो रही है स्टोन एज का जो अर्लीस्ट फेज है, जो अर्लीस्ट पीरियड है, उसी को बुलाया जाता है पैलेलिथिक एज। पैलेलिथिक एज के बाद में हमने बात की थी मीजोलिथिक एज के बारे में। और मीजोलिथिक एज इज द ट्रांजिशन फेज। स्टोन एज के अंदर जो इंटरमीडिएट स्टेज आती है उसी को बुलाया जाता है मीजोलिथिक एज। इस मीजोलिथिक एज के दौरान भी कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। जैसे मीजोलिथिक एज के दौरान माइक्रोलिथ्स देखने को मिले, स्मॉल साइज के स्टोन टूल्स देखने को मिले। ये जो स्टोन टूल्स हैं ये थोड़े ज्यादा शार्प हैं, थोड़े ज्यादा हल्के हैं, माइक्रोलिथ्स हैं। इनफैक्ट हमने ये भी पढ़ा था कि इसी मीजोलिथिक एज की लेटर स्टेजेस के दौरान एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की भी शुरुआत हो जाएगी। ये जो मीजोलिथिक एज है ये बेसिकली प्री एग्रीकल्चरल टाइम्स हुआ करते थे। हमने ये भी देखा था कि ये जो मीजोलिथिक एज है इसी के दौरान जो लोग डेड होते थे उनको बरी किया जाता था। अगर सिंपल तौर पे कहें तो बड़ा ही इनिशियल फेज है। स्टोन एज का जो अर्लीस्ट पीरियड है उसको बुलाया जाता है पैलेलिथिक एज। और स्टोन एज का जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसको बुलाया जाता है मीजोलिथिक एज। इसी स्टोन एज के दौरान जो लास्ट फेज आया उसको बुलाया जाता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज या फिर इसको न्यू स्टोन एज भी बुलाया जाता है। और जब बात होती है नियोलिथिक एज के बारे में तो नियोलिथिक एज के सिग्निफिकेंस को दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए किताब इसको रेफर करती है एज फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। नियोलिथिक एज की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए किताब में इसको रेफर किया गया है एज फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। और फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज अगर फूड प्रोड्यूस होने की शुरुआत हो गई है विच मीन्स कि ये जो न्यूलिथिक एज है इस एज की मैन को एग्रीकल्चर की नॉलेज है। और अगर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई है विच मीन्स कि अल्टीमेटली परमानेंट सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। और अगर परमानेंट सेटलमेंट्स की शुरुआत हो गई है तो अल्टीमेटली कल्चर के डेवलप होने की शुरुआत होगी। और अगर कल्चर के डेवलप होने की शुरुआत होगी तो अल्टीमेटली कस्टम्स देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी। विच मीन्स कि एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा इन द वे ऑफ लाइफ, इन द वे ऑफ लिविंग। इनफैक्ट ये जो नियोलिथिक एज है ये अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि बी गॉर्डन चिल्डे ने इसको डिस्क्राइब करते हुए नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बुलाया। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे ये और इन्होंने
नियोलिथिक एज को डिस्क्राइब करते हुए क्या बुलाया? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बुलाया। रिवॉल्यूशन ही है ना, एक वे ऑफ लाइफ चली आ रही थी, अब उस वे ऑफ लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा, इनोवेशन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। तो नियोलिथिक एज इन इटसेल्फ इज अ इंपॉर्टेंट एज। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हमारे पूरे कंट्री में ये जो नियोलिथिक एज है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पीरियड्स में इमर्ज हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में ये जो नियोलिथिक एज है इसका इमर्जेंस देखने को मिला लगभग 8000 बीसी से लेके 6000 बीसी के बीच में। नॉर्थ इंडिया में ये जो नियोलिथिक एज है इसका इमर्जेंस लगभग 8000 बीसी से लेके 6000 बीसी के बीच में देखने को मिला। लेकिन वहीं अगर बात करें सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स के बारे में, ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स के बारे में, तो सदर्न और ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये जो नियोलिथिक एज है इसका इमर्जेंस एज लेट एज 1000 बीसी देखने को मिला। नॉर्थ इंडिया में काफी पहले ये जो नियोलिथिक एज है ये इमर्ज हो गई, अर्ली डेट्स में इमर्ज हो गई, लगभग 8000 से लेके 6000 बीसी के बीच में नॉर्थ इंडिया में इस नियोलिथिक एज का इमर्जेंस देखने को मिलता है। लेकिन सदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये जो नियोलिथिक एज है ये इमर्ज होगी एज लेट एज 1000 बीसी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो नियोलिथिक एज है इस एज के दौरान बहुत सिग्निफिकेंट इनोवेशंस देखने को मिलेंगे, बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी नियोलिथिक एज के दौरान एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाएगी। इसी नियोलिथिक एज के दौरान एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो जाएगी। और ये अपने आप में सिग्निफिकेंट, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई है, बिकॉज एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो गई है। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा? अल्टीमेटली सम सॉर्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलेगा। सवाल ये भी आता है कि ये जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, ये एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे पॉसिबल हो पाई? बिकॉज ये जो नियोलिथिक एज है इस एज के दौरान जो टूल्स देखने को मिलेंगे दे वर शार्पर, दे वर पॉलिश्ड, दे वर लाइटर। अब जो टूल्स डेवलप हो रहे थे वो थोड़े ज्यादा शार्प थे, वो थोड़े ज्यादा पॉलिश थे, वो थोड़े ज्यादा हल्के थे। और जब बेहतर क्वालिटी के टूल्स होंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो कल्टीवेशन है वो इजी हो जाएगा, जो एग्रीकल्चर है वो इजी हो जाएगा और अल्टीमेटली एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। इसी नियोलिथिक एज के दौरान एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की भी शुरुआत हो गई। उस दौर के लोगों ने कैटल को, शीप को, गोट्स वगैरह को डोमेस्टिकेट करने की शुरुआत की। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाएगी, जब एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो जाएगी, तो सम सॉर्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलेगा। सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, जो कि इस नियोलिथिक एज में देखने को मिला। तो एक सिग्निफिकेंट इनोवेशन, एक सिग्निफिकेंट चेंज क्या था? एग्रीकल्चर की शुरुआत होना, एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की शुरुआत होना। और ये जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, ये जो एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हुई, इसकी वजह से अल्टीमेटली सेटल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इस नियोलिथिक एज के दौरान वो था बेहतर क्वालिटी के स्टोन टूल्स का आना। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स आएंगे, पैक्ड स्टोन टूल्स आएंगे, ग्राउंड स्टोन टूल्स आएंगे। ऐसे स्टोन टूल्स आएंगे जो कि लाइट इन वेट होंगे, जो कि शार्प होंगे, जिनको पैक किया जाएगा अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। और ये जो पॉलिश्ड टूल्स हैं ये अब सिर्फ क्वार्टजाइट के नहीं बने हुए हैं, और भी मटेरियल्स को यूज किया जा रहा है इन टूल्स को बनाने के लिए। इनफैक्ट ये जो नियोलिथिक एज के टूल्स हैं इनमें सेल्स को यूज किया जा रहा है। सेल्स का मतलब द टूल्स विद हैंडल्स। और सोच के देखो, कोई टूल तैयार किया गया, अब उसमें हैंडल लगा हुआ है, हैंडल की वजह से उस टूल को यूज करना इजी हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा।
और अगर टूल को यूज करना इजी हो जाएगा तो एग्रीकल्चर इजी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर इजी हो जाएगा। अगर टूल्स को यूज करना इजी हो जाएगा तो ये जो एनिमल्स है इनको डोमेस्टिकेट करना इजी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? डोमेस्टिकेट करना इजी हो जाएगा। अगर टूल्स को यूज करना इजी हो जाएगा तो ये जो सेटल्ड लाइफ है, ये जो हल्की फुल्की हाउसिंग है, इसको इंप्लीमेंट करना इजी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बट ऑब्वियसली बात है, इजी हो जाएगा। तो इस नियोलिथिक एज के दौरान जो सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ वो था बेहतर स्टोन टूल्स का आना। इसी नियोलिथिक एज के दौरान इन्वेंशन ऑफ पोट्री भी देखने को मिला। इसी नियोलिथिक एज के दौरान सबसे पहली हैंडमेड पोट्री देखने को मिलती है, और सिर्फ हैंडमेड पोट्री ही देखने को नहीं मिलती। लेटर फेजेस में पॉटर्स व्हील के थ्रू जो पोट्री बनाई जाती थी वो भी देखने को मिलती है। और व्हील अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन था, इन्वेंशन था। तो पोट्री में भी इन्वेंशंस देखने को मिले इस नियोलिथिक एज के दौरान, और अलग अलग तरीके की पोट्री देखने को मिलेगी। जैसे ब्लैक वर्निश्ड वेयर पोट्री देखने को मिलेगी, जो काली मिट्टी होती है उसको जला के जो पोट्री बनाई जाती है। ग्रे वेयर देखने को मिलेगी, और ये जो पोट्री है ये लार्ज स्केल पे अपीयर होगी। समझ में आना चाहिए आपको कि ये जो न्यूलिथिक एज है इसको एक इंसान न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? बिकॉज जो वे ऑफ लाइफ है वो एकदम से सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है इस न्यूलिथिक एज के दौरान। एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो रही है, सम सॉर्ट ऑफ परमानेंट सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो रही है, बेहतर शार्प टूल्स आ रहे हैं। और जब ये सारी चीजें होंगी तो देखने को मिलेगा इमर्जेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज। अब एक विलेज है जो खुद का एग्रीकल्चर कर सकता है, जिसके पास में खुद के जानवर हैं, जिसके पास में खुद के टूल्स हैं। अब ये सारी चीजें जब अवेलेबल होंगी तो इंसान घुमक्कड़ नहीं रहेगा। अब इंसान क्या करेगा? अब इंसान सेटल्ड लाइफ को जीने की शुरुआत करेगा। अब इंसान घर बनाने की शुरुआत करेगा। तो इस न्यूलिथिक एज के दौरान सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस देखने को मिलेंगे। लंबे चौड़े नहीं, लेकिन हाँ, मड के या घास फूस रीड के बने हुए सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये जो न्यूलिथिक एज का मैन था, इसको बोट मेकिंग की जानकारी थी। और बोट मेकिंग की जानकारी, इसका मतलब क्या है कि इंटेलेक्ट लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। सेटल्ड लाइफ के साथ साथ जो जरूरत की चीजें हैं उनको भी समझा जा रहा है। ये जो न्यूलिथिक एज का मैन है, इसको कॉटन को स्पिन करने की जानकारी थी, वुल की जानकारी थी, क्लोथ्स को वीव करने की जानकारी थी। धीरे धीरे ये जो विलेज कम्युनिटीज हैं ये सेल्फ सफिशिएंट हो रही हैं, ये सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव कर रही हैं। और देखो, एग्रीकल्चर में लेबर की जरूरत होती है। आप जब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हो तो लेबर की जरूरत होती है। पहले क्या होता था कि डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता था। जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते थे वही मिलके जितना काम हो सकता था उतना काम करते थे। लेकिन अब डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब एग्रीकल्चर हो रहा है ना। एग्रीकल्चर होगा, लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो एडिशनल लेबर कहां से आएगी? नॉन किन ग्रुप से आएगी। पहले तो घर घर के लोग ही काम करते थे, लेकिन अब घर से बाहर जो नॉन किन ग्रुप्स हुआ करते थे उनको भी एक तरीके से हायर किया जाता था एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए। बेहद सिंपल और इजी से बातचीत है। होपफुली आपको ये मोटा मोटा ढांचा समझ में आया होगा। इसी चीज को अगर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में देखें तो न्यूलिथिक एज में क्या हो रहा है? सेटलमेंट की शुरुआत हो रही है, कल्चर के डेवलपमेंट की शुरुआत हो रही है। वाटर बॉडीज के इर्द गिर्द सेटल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, बिकॉज आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, बिकॉज आप एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हो। और जब कल्चर डेवलप होगा तो कस्टम्स देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी। जब कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, कल्चर का डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे एक ट्रेडिशन बिल्ड होने की शुरुआत होगी। क्ले पॉट्स देखने को मिलेंगे, पोट्री देखने को मिलेगी। ये जो नियोलिथिक एज है, इसी एज के दौरान बर्न्ट ग्रेन्स भी देखने को मिलेंगे, कुक्ड फूड के एविडेंस भी देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मीजोलिथिक एज के दौरान भी हो सकता है कि जो रोस्टेड फूड है उसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन हाँ, ये जो बर्न्ट ग्रेन्स है ये प्रोमिनेंटली इस नियोलिथिक एज में देखने को मिलेंगे। और ये जो नियोलिथिक एज है इसके कई सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे।
लेकिन मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि यहां तक मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि ये जो नियोलिथिक एज है, इस नियोलिथिक एज के दौरान एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। इस नियोलिथिक एज के दौरान डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत हो गई। इस नियोलिथिक एज के दौरान एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो गई। इस नियोलिथिक एज के दौरान जो टूल्स हैं वो ज्यादा शार्प हैं, वो ज्यादा बेहतर हैं, वो ज्यादा लाइट हैं। इस नियोलिथिक एज के दौरान पोट्री में भी इनोवेशन देखने को मिलेगा, इन्वेंशन देखने को मिलेगा। इस नियोलिथिक एज के दौरान डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलेगा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसीडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो नियोलिथिक एज है, इसका मोटा मोटा ढांचा हमें समझ में आ गया। शुरू में मैंने कहा था कि ये जो नियोलिथिक एज है, ये हमारे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे डेवलप हुई, थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो कई सारे नियोलिथिक रीजनल कल्चर्स हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। ये जो नियोलिथिक रीजनल कल्चर्स देखने को मिलते हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बारे में। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये जो नियोलिथिक कल्चर है, ये बहुत ही अर्ली फेज में इमर्ज होने की शुरुआत कर देगा। अभी हम बात कर रहे थे कि नॉर्दर्न इंडिया में ये जो नियोलिथिक एज है, इसका इमरजेंस लगभग 8000 बीसी से लेके 6000 बीसी के बीच में देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बड़े ही अर्ली फेज में ये जो नियोलिथिक कल्चर है डेवलप होने की शुरुआत कर देगा। और इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट रही मेहरगढ़, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। और ये जो मेहरगढ़ नाम की साइट है, ये डेट बैक करती है लगभग 7000 बीसी को। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले ये जो मेहरगढ़ नाम की नियोलिथिक कल्चरल साइट है, ये एग्जिस्ट किया करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रेडिसेसर है ये मेहरगढ़ पाकिस्तान वाली नियोलिथिक कल्चर की साइट। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में ये जो नियोलिथिक कल्चर है, इट डेवलप्ड एज अ कंटेम्पररी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक तरफ हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, दूसरी तरफ कश्मीर में नियोलिथिक कल्चर डेवलप हो रहा था। और कश्मीर में ये जो नियोलिथिक कल्चर था, यहाँ पे पिट हाउसेस देखने को मिलते थे। पिट हाउसेस में लोग रहते थे बिकॉज कश्मीर में ठंडा वेदर रहता है, सर्दी पड़ती है, तो सर्दी से बचने के लिए पिट हाउसेस, गड्ढे बना के घर, उनमें रहा करते थे कश्मीर नियोलिथिक कल्चर के लोग। फिर गंगा वैली में और सेंट्रल इंडिया में जो नियोलिथिक कल्चर है वो डेवलप हुआ। और गंगा वैली और सेंट्रल इंडिया का ये जो नियोलिथिक कल्चर है, इसमें एक जो सिग्निफिकेंट चीज देखने को मिलती है वो है कॉर्ड मार्क्ड पोट्री। पोट्री के ऊपर कॉर्ड की मार्किंग, थोड़ा सा डिजाइन्स, बेसिकली इनोवेशन दिख रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है, कुछ आर्टिस्टिक स्किल्स दिख रही हैं। गंगा वैली में और सेंट्रल इंडिया में ये जो नियोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ, इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स कोल्डीवा, चिरांद, सेनुवात, महादरा, ये इंपॉर्टेंट साइट्स रही गंगा वैली की, सेंट्रल इंडिया की नियोलिथिक रीजनल कल्चरल साइट्स। ईस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में ये जो नियोलिथिक कल्चर है, ये देखने को मिलता है बिहार में, ये देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। और खास बात क्या है कि ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो नियोलिथिक कल्चर देखने को मिलता है, उससे काफी कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं इस बिहार और वेस्ट बंगाल के, इस ईस्टर्न इंडिया के नियोलिथिक कल्चर की। सदर्न इंडिया के नियोलिथिक कल्चर की अगर बात करें तो सदर्न इंडिया का ये जो नियोलिथिक कल्चर है, ये मेनली देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु में। और खास बात क्या है कि सदर्न इंडिया में ये जो नियोलिथिक कल्चर देखने को मिलता है, इसके सेटलमेंट के सेंटर में ऐश के माउंट्स देखने को मिलते हैं, राख के माउंट्स देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नियोलिथिक कल्चर के बारे में,
तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये जो न्यूलिथिक कल्चर देखने को मिलता है, ये बड़ा ही लेट इमर्ज होने की शुरुआत करेगा, बड़ा ही लेट डेवलप होने की शुरुआत करेगा, लगभग 2500 से लेके 1500 बीसी के बीच में, या इवन उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये जो न्यूलिथिक कल्चर है ये डेवलप होगा। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है, पूरा नहीं रटना। इसमें बेसिक तौर पे एक तो ये याद रखो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो न्यूलिथिक कल्चर है वो बड़ा अर्ली फेज में इमर्ज होने की शुरुआत कर देगा, और इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़, पाकिस्तान। कश्मीर में मोटा मोटा याद रखो कि ये जो कश्मीर का न्यूलिथिक कल्चर है, इट वॉज अ कंटेम्प्ररी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। गंगा वैली में और सेंट्रल इंडिया में जो सिग्निफिकेंट फीचर देखने को मिलता है वो है कॉर्ड मार्क्ड पोट्री। बाकी ईस्टर्न इंडिया का ये जो न्यूलिथिक कल्चर है, बेसिक तौर पे याद रखो कि सिमिलैरिटी दिखाता है साउथ ईस्ट एशिया के न्यूलिथिक कॉम्प्लेक्सेस के साथ में। सदर्न इंडिया में जो सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं न्यूलिथिक कल्चर के, उसके सेंटर में ऐश के माउंट्स देखने को मिलते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये जो न्यूलिथिक कल्चर है ये बड़ा ही लेट डेवलप हुआ, लेटर फेज में डेवलप हुआ। इजी और सिंपल सी बातचीत है। सवाल आता है कि ये जो न्यूलिथिक एज है इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट साइट्स को ही लिया है, सबको नहीं लिया है। सबसे पहले है बुर्ज होम। जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट देखने को मिलती है बुर्ज होम। और बुर्ज होम की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं उनको अपने मास्टर्स की ग्रेव में साथ में बरी किया गया है। डॉग और उसका जो मास्टर है उन दोनों को एक साथ एक ही ग्रेव में बरी किया गया है। ये देखने को मिलता है बुर्ज होम, जम्मू एंड कश्मीर में। कर्नाटका के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे मस्की है, जैसे ब्रह्मगिरी है, जैसे तालका कोटा है। ये जो कर्नाटका की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, यहाँ पे कैटल हर्डिंग का प्रूफ देखने को मिलता है। कैटल का पालन किया जाता था, उसका प्रूफ कर्नाटका की ये जो मस्की, ब्रह्मगिरी, ये जो साइट्स हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। कर्नाटका में ही एक और साइट है बुधिहाल, और ये जो बुधिहाल नाम की कर्नाटका की साइट है, यहाँ पे कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन एंड फीस्टिंग का प्रूफ देखने को मिलता है। सेटल्ड लाइफ कम्युनिटीज डेवलप हो रही हैं, और जो कम्युनिटीज है वो मिल के फूड प्रिपेयर कर रही हैं, उस सब का एविडेंस कहाँ पे देखने को मिलता है? बुधिहाल कर्नाटका में देखने को मिलता है। देखो यहाँ मैप में देखते चलना, ये रहा बुर्ज होम, आपको दिख रहा होगा। इधर मेहरगढ़ अभी हम बात करके आए। अगर थोड़ा सा इधर देखोगे तो ये चिरांद है, ये चिरांद आपको दिख रहा होगा। चिरांद देखो, चिरांद कहाँ पर है? बिहार में। और चिरांद की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे बोन इंप्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो डियर के हॉर्न्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं चिरांद, बिहार में। फिर बड़ी फेमस बेलन वैली है। ये जो बेलन वैली है ये एग्जिस्ट करती है नदन विंध्यास और मिडिल नर्मदा वैली में। बेलन वैली जो है वो नदन विंध्यास और मिडिल नर्मदा वैली में एग्जिस्ट करती है। और बेलन वैली की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो पैलियोलिथिक एज है उसके तीनों फेजेस देखने को मिलते हैं, जो मीजोलिथिक एज है वो देखने को मिलती है, जो नियोलिथिक एज है वो देखने को मिलती है। और ये तीनों चारों चीजें पर्टिकुलर सीक्वेंस में देखने को मिलती है। सीक्वेंस नहीं टूटता है, जो चीज पहले हुई वो पहले देखने को मिलती है, जो चीज बाद में हुई वो बाद में देखने को मिलती है। तो ये जो बेलन वैली है, ये बेलन वैली अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये जो पूरी स्टोन एज है ये प्रॉपर सीक्वेंस में दिखाई देती है। इसी बेलन वैली में एक साइट है चोपानी मांदो, और चोपानी मांदो में अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिलता है पोट्री के यूज का। पोट्री के यूज का अर्लीस्ट एविडेंस कहां पे देखने को मिलता है? चोपानी मांदो में देखने को मिलता है। बलूचिस्तान में एक साइट है मेहरगढ़, और इसकी इंपॉर्टेंस अभी हम बात कर रहे थे। अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है, सबसे पुरानी नियोलिथिक साइट है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में डेंटिस्ट्री का भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेंटिस्ट्री, दांत वगैरह का कामकाज, उसका भी अर्लीस्ट एग्जाम्पल मेहरगढ़ बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। इलाहाबाद के साउथ में एक जगह है कोलदियाबा और महागरा। कोलदियाबा और महागरा, इनकी खास बात क्या है कि यहाँ पे सर्कुलर हट्स देखने को मिलती है, हैंडमेड पोट्री देखने को मिलती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे दुनिया में
राइस कल्टीवेशन का जो ओल्डेस्ट एविडेंस है वो भी कोलदियावा और महागढ़ा में देखने को मिलता है। ये साइट्स आपको दिख रही होंगी, चिरान यहाँ दिख रही है, कोलदियावा यहाँ पे दिख रही है, महागढ़ा यहाँ पे दिख रही है, नीचे आपको हलूर दिख रही होगी। ये साइट्स आप मैप में देख सकते हो। लेकिन इसमें दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो बेलन वैली। बेलन वैली इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे स्टोन एज के जितने भी फेजेस हुए हैं, जितने भी डिविजन्स हैं, वो एक सीक्वेंस में देखने को मिलता है। दूसरा कोलदियावा और महागरा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दुनिया भर का जो ओल्डेस्ट एविडेंस है राइस कल्टीवेशन का वो यहाँ पे देखने को मिलता है। मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है। बाकी छोटी छोटी चीजें जैसे बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, यहाँ पे अपने मास्टर के साथ में डॉग को एक साथ ग्रेव में बरी किया गया है। कर्नाटका में कैटल हर्डिंग का प्रूफ देखने को मिलता है। बुधियाल कर्नाटका में कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन उसका प्रूफ देखने को मिलता है। तो बेसिक चीजें हैं, इन बेसिक चीजों को दिमाग में रखना। देखो ये सारी बातचीत हो गई, स्टोन एज किस तरीके से प्रोग्रेस करी वो हमें समझ में आ गया। अब एक तरीके से समअप कर देते हैं चीजों को कि ये जो पूरी हमने पेलियोलिथिक एज के बारे में बात की, मेसोलिथिक एज के बारे में बात की, नियोलिथिक एज के बारे में बात की, इनको कंपैरेटिव फॉर्मेट में देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं पेलियोलिथिक एज के बारे में, तो पेलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड कब से कब तक है? लगभग 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी के बीच में। मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड कब से कब तक है? लगभग 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी के बीच में। नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड कब से कब तक है? लगभग 6,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी के बीच में। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो टाइम फ्रेम है ये हो सकता है अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत वेरी करे, लेकिन थोड़ा बहुत ही वेरी करेगा बिकॉज अलग अलग किताबें अलग अलग रेफरेंस पॉइंट यूज करती हैं। बट मोटा मोटा ये है। टाइम फेज आपको याद रहना चाहिए, एक बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए, बिकॉज जब आप पूरा हिस्ट्री कवर कर दोगे तो एक स्केल, एक टाइमलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि आप फिगर आउट कर पाओ कि कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में हुई। अगर बात करें पैलियोलिथिक एज के बारे में, तो इस पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी बुलाया जाता है। पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी बुलाया जाता है। ये जो मेसोलिथिक एज है इसको लेट या फिर मिडिल स्टोन एज भी बुलाया जाता है। और ये जो नियोलिथिक एज है इसको न्यू स्टोन एज भी बुलाया जाता है। नाम से क्लियर है, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। ये जो पैलियोलिथिक एज है इसमें हंटर्स देखने को मिलते थे, इसमें फूड गैदरर्स देखने को मिलते थे। मेसोलिथिक एज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, इसमें हंटर्स देखने को मिलेंगे, इसमें हर्डर्स देखने को मिलेंगे, मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगी। और नियोलिथिक एज का जो मैन है वो तो फूड प्रोड्यूसर है, उसको एग्रीकल्चर की भी जानकारी है, उसको एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की भी जानकारी है, वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो पैलियोलिथिक एज का मैन है इसका सब्सिस्टेंस, इसका सर्वाइवल डिपेंड करता है फूड गैदरिंग के ऊपर, हंटिंग के ऊपर, फिशिंग के ऊपर। लेकिन ये जो मेसोलिथिक एज हमने पढ़ा था ये प्री एग्रीकल्चरल टाइम्स है। थोड़ा बहुत नॉलेज एग्रीकल्चर की होने लगी है लेकिन एग्रीकल्चर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है। नियोलिथिक एज एग्रीकल्चर की पूरी नॉलेज है, लाइव स्टॉक की पूरी नॉलेज है, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है। टूल्स की अगर बात करें तो पैलियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं वो बड़े रफ हैं, अनपॉलिश्ड हैं, बहुत ही ज्यादा लार्ज हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लंट हैं। मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथ्स आ गए हैं, स्मॉल साइज के थोड़े ज्यादा बेहतर क्वालिटी के स्टोन टूल्स आ गए हैं। नियोलिथिक एज की अगर बात करें तो पॉलिश्ड टूल्स हैं, पैक्ड टूल्स हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन किए गए टूल्स हैं इस नियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज में नोमैडिक एग्जिस्टेंस देखने को मिलता था। नोमैड्स हुआ करते थे, लोग गुम्मक्कड़ होते थे, सेटल्ड लाइफ नहीं होती थी। लेकिन ये जो मेसोलिथिक एज है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेज है, यहाँ पे टेम्पररी सेटलमेंट्स थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे। बट ये जो नियोलिथिक एज है यहाँ पे सेटल्ड एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे तो विलेज कम्युनिटीज डेवलप होने की शुरुआत हो जाएगी। ये जो पैलियोलिथिक एज का मैन है ये ओपन स्पेसेस में रह रहा है, केव्स में रह रहा है, एक जगह पे टिक के नहीं रह रहा है। ये जो मेसोलिथिक एज है ट्रांजिशन स्टेज है, यहाँ पे टेम्पररी सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ हद तक टेम्पररी सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। नियोलिथिक एज में परमानेंट हाउसेस देखने को मिलेंगे, घर बना के वेल सेटल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। आर्टिस्टिक या आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो ये जो पैलियोलिथिक एज है यहाँ पे
जिन केव्स में ये मैन थोड़ा बहुत रहता था, उन केव्स में थोड़े बहुत छोटे मोटे एविडेंसेस ऑफ पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स की छोटी मोटी पेंटिंग्स। वो वैसा पेंटिंग नहीं प्रॉपर, ऐसे बस दो चार डंडे बना दिए, वैसी वाली पेंटिंग देखने को मिलती थी। मीजोलिथिक एज में हमने पढ़ा था कि जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं उनका अच्छा खासा एविडेंस देखने को मिलता है। भीमबेटका वगैरह में अच्छे खासे रॉक आर्ट देखने को मिलते हैं इस मीजोलिथिक एज के। और न्यूलिथिक एज तो अभी हमने पढ़ी है, पोट्री का इन्वेंशन हो गया है, वुड्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स को कार्व किया जा रहा है, टूम्स वगैरह छोटे मोटे वो भी बनाए जा रहे हैं। ये जो पेलोलिथिक एज का मैन है, ना इसको एग्रीकल्चर की जानकारी, ना इसको एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की जानकारी। मीजोलिथिक एज में ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है इसकी शुरुआत थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन हाँ प्री एग्रीकल्चरल टाइम्स है, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा काम होने लग गया है। ये जो नियोलिथिक एज है, इस नियोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन खूब हो रहा है, एग्रीकल्चर खूब हो रहा है। हमने पढ़ा था कि पेलियोलिथिक एज की जो लेटर स्टेज है, उस लेटर स्टेज में लोगों को फायर की नॉलेज हो गई थी, आग की जानकारी हो गई थी, लेकिन ये जो फायर है ये कंट्रोल्ड नहीं है। कंट्रोल्ड फायर कब देखने को मिलेगी? कंट्रोल्ड फायर देखने को मिलेगी मीजोलिथिक एज में। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि सम सॉर्ट ऑफ रोस्टेड फूड जो है वो भी इसी मीजोलिथिक एज में देखने को मिला, लेकिन पोट्री की कोई नॉलेज नहीं थी उनको। नियोलिथिक एज में फायर की प्रॉपर नॉलेज है, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल है, तो फिर पोट्री भी देखने को मिलेगी, पकाएंगे ना उसको, मेटल्स की भी नॉलेज देखने को मिलेगी, तो धीरे धीरे इंटेलेक्ट बढ़ता जा रहा है। ये जो पेलियोलिथिक एज का मैन है, इसकी अपनी कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है। हाँ परहैप्स ये हो सकता है कि सम सॉर्ट ऑफ साइन लैंग्वेज को यूज किया जाता हो। मीजोलिथिक एज का जो मैन है उसको लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज है, कुछ साउंड्स कुछ वर्ड्स उनको कनेक्ट करना, उनके थ्रू कम्युनिकेट करना इस मीजोलिथिक एज के मैन ने शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो न्यूलिथिक एज है इसमें कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड लैंग्वेज देखने को मिलेगी, कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड लैंग्वेज का यूज देखने को मिलेगा। देखो 2-3 सेशंस हो गए हैं, इन 2-3 सेशंस में सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अगर आपको ये कंपैरिजन याद रह गया, अगर आपको ये डिफरेंशिएशन याद रह गया, तो बाकी सारी चीजें आप अपने खुद के वर्ड्स में बना के लिख सकते हो, खुद के हिसाब से डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को ढंग से 1-2 बार देखना, रिवाइज करना, चीजें समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। और आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।